हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है पीजीटी इतिहास का भाग 18 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल आपके 10 क्वेश्चन हैं और उन 10 क्वेश्चनों का व्याख्या है जहाँ से आपको क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो होगा 71 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। 1929 का जो शारदा एक्ट अधिनियम आया था उससे लड़कियों की आयु एज क्या निर्धारित की गई है ये बताना है। ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 12 वर्ष। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पीजीटी 2003 में आ चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। 1929 का शारदा अधिनियम के तहत जो लड़कियों की एज था विवाह करने की आयु वो क्या कर दिया गया था? 14 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन एक सही है। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। तो कानून जो बना उसी का नाम क्या बना? शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो इसको आप याद रख लेंगे कि जो शारदा एक्ट आया था वो कब आया था? तो 1929 में आया था। किसके प्रयत्न से आया था? तो वह थे डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्न से आया था और उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम शारदा एक्ट रखा गया। और इसमें लड़कियों की आयु कितनी निर्धारित की गई? 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। आगे चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका पीजीटी देख रहे हैं 2019 में पूछा गया है नवोदय में। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्था ने रोमन सम्राटों पर ट्रिब्यूनिशियन और प्रोकांस यूलर शक्तियों को न्यौछावर किया? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने रोमन सम्राट पर ट्रिब्यूनिशियन और प्रोकांस यूलर शक्तियों का न्यौछावर किया ये बताना है। ऑप्शन ए है कामिटिया क्यूरियाटा, ऑप्शन बी है कामिटिया सेचुरियाटा, ऑप्शन सी है सीनेट और ऑप्शन डी है कांसिलियम प्लेविस। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 का सी आंसर सही हो जाएगा, सीनेट। तो किस संस्था ने रोमन सम्राट पर ट्रिब्यूनिशियन और प्रोकांस यूलर की शक्तियों को न्यौछावर किया था? तो वो संस्था थी सीनेट। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे देखते हैं इसका व्याख्या। रोमन सीनेट प्राचीन रोमन की एक राजनीतिक संस्था थी। प्रारंभिक अवस्था में यह कम प्रभावशाली थी, परंतु सम्राटों को ट्रिब्यूनिशियन तथा प्रोकांस यूलर शक्तियाँ प्रदान करने के कारण इसकी जो प्रासंगिकता है बढ़ गई। उसके बाद यह रोम में मुख्य शासकीय निकाय बना तथा विदेशी कानून, वित्त और धार्मिक जैसे महत्वपूर्ण विषयों में सम्राट को अधिकार प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, विश्व के इतिहास से क्वेश्चन था, वैसे नवोदय में पूछता है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पूना में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है हैदराबाद में। आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, पटना में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा 73 का बी, पटना सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 में पूछा गया है। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना बिहार में अवस्थित है। यद्यपि इसकी स्थापना पहले की गई थी, किंतु इसे अक्टूबर 1891 में खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा जनता के लिए खोला गया। कब खोला गया था? 1891 में। किसके द्वारा? तो खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा जनता के लिए खोला गया।
इसी के नाम पर इनका नाम रखा गया। कौन सा? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। आगे चलते हैं, 74 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था, ये बताना है। ऑप्शन ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी है थॉमस पेन, ऑप्शन सी है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी है अब्राहम लिंकन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 74 का आंसर डी सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन क्या है कि कौन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? तो आपको मालूम होगा कि अब्राहम लिंकन बाद के राष्ट्रपतियों में से एक हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। थॉमस पेन ने 1775 में अपनी पुस्तक कॉमन सेंस के माध्यम से अपने देशवासियों के दिलों में देश प्रेम की भावना जागृत की। उसने इसमें स्पष्ट किया कि अब अमेरिका वासियों को इंग्लैंड से अपने अधिकारों की रक्षार्थ संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी क्रांति के प्रमुख नेता थे। अब्राहम लिंकन 1861 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। तो अब्राहम लिंकन कब राष्ट्रपति बने थे? 1861 में। और चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 16वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1863 ईस्वी में संघ के भीतर दासों को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। आगे चलते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन NBS PGT 2019 में पूछा गया है। इसको क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी इस्लामी प्रथा सीरियाई ईसाई प्रथा की याद दिलाती है? दोस्तों ये सब आपको घटना चक्र जो आता है, घटना चक्र के बुक में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप तैयारी करते हैं तो घटना चक्र की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, या किसी और के मतलब यूथ कंपटीशन का भी बुक ले सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे उसको प्रेफर कर सकते हैं। किताब से पढ़ना आपको अच्छा रहेगा, किताब से ज़्यादा पढ़िए। और आप प्रैक्टिस सेट के लिए और कुछ जैसे रिहंत का भी ले सकते हैं, यूनिक का भी ले सकते हैं, और किसी जैसे ले सकते हैं, आपको जिसका अच्छा पड़े। ठीक है। क्वेश्चन क्या था 75 का कि निम्नलिखित में से कौन सी इस्लामी प्रथा सीरियाई ईसाई प्रथा की याद दिलाती है? साम, हज, जक़ात और डी है सलात। तो आंसर क्या हो जाएगा 75 का दोस्तों? डी सही हो जाएगा, सलात। सलात प्रथा जो है वो क्या कहलाती? इस्लामी प्रथा। जैसे सलात क्या है? इस्लामी प्रथा है जो सीरियाई ईसाई प्रथा की याद दिलाती है। तो ये आंसर आपका डी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इस्लाम तथा ईसाई दोनों एकस्वरवादी धर्म है। इस्लाम और जो ईसाई है दोनों क्या है? एकस्वरवादी धर्म है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश इजराइल में 404 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मुहम्मद का जन्म 570 में हुआ था। सीरियाई ईसाई प्रथा में ईश्वर के प्रति मनुष्य की कृतज्ञता का वर्णन है, जो इस्लामी प्रथा सलात में भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसके कारण हर मुसलमान के लिए 2 दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है, जो ईश्वर के प्रति आस्था एवं विश्वास को दर्शाती है। आगे चलते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? बोस्टन टी पार्टी नामक घटना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? बोस्टन टी पार्टी नामक घटना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन ए है 5 सितंबर 1773 को, ऑप्शन बी है 16 दिसंबर 1773 को, ऑप्शन सी है 16 नवंबर 1772 में, ऑप्शन डी है 22 अक्टूबर 1773। तो आंसर क्या होगा 76 का दोस्तों? बी सही हो जाएगा। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी नामक घटना घटी थी। तो इसको आप याद रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं इसका। बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई, जब सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिकियों ने बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज में भरी चाय की जो पेटियां थी को समुद्र में फेंक दिया।
अमेरिकियों का मानना था कि सस्ती चाय उपलब्ध कराकर इंग्लैंड बाहर कर लगाने के अधिकार को सुरक्षित करना चाहता था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकियों के लिए कड़े एवं दमनकारी कानून बनाए। फलतः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोस्तों, वीडियो को रोक लीजिए और व्याख्या को पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एपीजीटी 2004 में पूछा है क्वेश्चन क्या है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक को किसने लिखा है? जी के गोखले, बी जी तिलक, एम जी रानाडे, एम के गांधी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। बी जी तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी चर्चित पुस्तक गीता रहस्य को मांडले जेल में लिखा था। तो ये याद रखेंगे, मांडले जेल में किस पुस्तक को लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा? तो आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अन्य जो उनकी पत्रिकाएं हैं और पुस्तकें हैं उनका नाम क्या है? पहला तो आपका हो जाएगा आर्कटिज होम ऑफ वेदाज, पहला आर्कटिज होम ऑफ वेदाज। फिर तीसरा है फिटनेस ऑफ द न्यू पार्टी, टीनेटस ऑफ द न्यू पार्टी। और आपका जो है तीसरा साप्ताहिक पत्रिका थी मराठा, वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, और एक था केसरी जो मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। तो ये इनके द्वारा लिखी गई या रचनाएं हैं बाल गंगाधर तिलक को। तो ये 5 चीज़ों को याद रख लीजिएगा और नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? महा आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 से प्रारंभ हुई। इस तिथि को क्या कहा जाता है? जो एक बार महामंदी आई थी 1929 में, उस तिथि को क्या अन्य नाम से जाना जाता है? काला सोमवार, काला मंगलवार, काला बृहस्पतिवार, काला शुक्रवार। तो अब ये तो मालूम होना चाहिए कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिन था, तो वही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 78 का आंसर आपका 78 का सी सही हो जाएगा, काला बृहस्पतिवार। ठीक है, काला बृहस्पतिवार कहते हैं। तो इसका व्याख्या देखेंगे, क्लियर हो जाएगा भाई कि काला बृहस्पतिवार क्यों कहते हैं। घटना क्या उसी दिन हुई थी क्या? तो शायद उसी दिन हुई थी। व्याख्या देखते हैं। महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी के में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट के साथ शुरू हुई। यह तिथि इतिहास में काला बृहस्पतिवार या ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को शेयर मार्केट था, शेयर बाजार था और नीचे गिर गया। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। नवोदय पीजीटी 2019 में पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में संविधान सभा में बात की थी? तो किसने महिलाओं के आरक्षण के लिए संविधान सभा में बात की थी? बेगम एजाज रसूल, BA RK चौधरी, CA रेणुका राय और DA हंसा मेहता। तो 79 का जो हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा। रेणुका राय ने महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में संविधान सभा में बात की थी। ऑप्शन सी सही है। इसका व्याख्या देख लीजिए। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। रेणुका राय महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए आरक्षण देने के पक्ष में संविधान सभा में अपना पक्ष रखा था। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। कुओमितांग पार्टी का संगठन कौन था? कुओमितांग पार्टी का संगठक कौन था, संस्थापक कौन था, ये बताना है। माओ त्से तुंग, BA सन्यात सेन, CA च्वांग काई शेक और DA युआन सिकाई। तो कौन हो जाएगा? युआन सिकाई। तो आंसर हो जाएगा 80 का 20 दोस्तों, सन्यात सेन। कौन थे? सन्यात सेन जो थे वो कुओमितांग पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन बी सही है। ये पेपर आपका GIC में पूछा गया है 2018 में। व्याख्या देख लेते हैं। कुओमितांग पार्टी का गठन सन्यात सेन के नेतृत्व में हुआ था। सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे। कौन कौन से? राष्ट्रीयता, जनतंत्र और समाजवाद पार्टी के प्रमुख सिद्धांत थे। 3 सिद्धांत थे, इनको आप नोट कर लेंगे। राष्ट्रीयता,
जनतंत्र, साम्यवादी पार्टी, समाजवाद, ये पार्टी के 3 तत्व थे, इनको याद रखेंगे। इसे सान मिन चू आई अर्थात जनता के 3 सिद्धांत नाम दिया गया। डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में कुओमितांग दल की महासभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1924 में कोदो में हुआ। कुओमितांग दल के दूसरे अधिवेशन 1926 ईस्वी में साम्यवादी सदस्यों को दल से अलग कर दिया। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को पसंद आया होगा। अगर दोस्त ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कर थोड़ा सा कमेंट करिए और हौसला को अफजाई ज़रूर किया करिए। आपका एक कमेंट हमारे हौसले को 4 गुना कर देता है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ये मोटिवेशन के लिए आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहें। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाए और हम वीडियो बनाने का प्रयास करें। तो दोस्तों क्या ये प्रयास अच्छा है तो आप लोग ज़रूर बताएं। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।